स्टूडेंट, फिजिक्स की ऑनलाइन क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम बात कर रहे थे, आवेश की बात की थी और आवेश में मैंने आपको विधियां बताई थी आवेशित करने की, किसी वस्तु को आवेशित करने की विधियां बताई थी। उसके बाद मैंने आवेश की प्रकृति किस प्रकार प्राप्त की जाती है या आवेश का संसूचन कैसे किया जाता है, स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी बताया था और मैंने आवेश के सभी आपको मात्रक बता चुका हूँ। आज हम बात करेंगे आवेश के गुणधर्म की। आवेशों के गुणधर्म हम बात करेंगे आवेशों के गुणधर्म कि आवेशों के कौन कौन से गुणधर्म होते हैं। तो देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे, हम मेन रूप से हम चार गुणधर्मों की बात करेंगे। ठीक है, पहला जो गुणधर्म है वो है वैद्युत आवेशों की योज्यता। पहला जो गुणधर्म है वो है वैद्युत आवेशों की योज्यता। दूसरा जो गुणधर्म है वो है वैद्युत आवेशों की निश्चलता। वैद्युत आवेशों की निश्चलता। तीसरा जो गुणधर्म है वैद्युत आवेशों का संरक्षण। वैद्युत आवेशों का संरक्षण। वैद्युत आवेशों का संरक्षण। चौथा जो गुणधर्म है वो है आपका वैद्युत आवेशों का क्वांटीकरण। वैद्युत आवेशों का क्वांटीकरण। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। समझ में आनी बात? ठीक है, तो देखो हम यहाँ बेसिकली चार गुणधर्मों का अध्ययन करेंगे। वैद्युत आवेशों की योज्यता, वैद्युत आवेशों की निश्चलता, वैद्युत आवेशों का संरक्षण और वैद्युत आवेशों का क्वांटीकरण। समझ में आनी बात? ठीक है, देखो सभी गुणधर्म लिखने को पूछता है तो आपको सभी लिखने ही हैं। यदि इसमें से दो गुणधर्म लिखिए तो आप कोई से भी दो लिख सकते हैं। समझिए, ये चारों ही गुणधर्म क्या है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर देखा जाए तो इनमें ये दो गुणधर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वैद्युत आवेशों का संरक्षण, ठीक है, और वैद्युत आवेशों का क्वांटाइजेशन, वैद्युत आवेशों का क्वांटीकरण। ठीक है, तो मैं आपको बता रहा हूं कि यदि कोई से भी पूछे दो तो आप ये प्रिफर करना, पहले ये लिखना। आप लिख तो कोई से सकते हो लेकिन सबसे अच्छे गुणधर्म ये दोनों हैं इसके, और इनसे न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी बन जाते हैं छोटे छोटे। समझ में आनी बात? ठीक है, तो हम प्रत्येक गुणधर्म की एक एक करके बात करेंगे। ठीक है, और इसके बाद एक गुणधर्म और है कि वैद्युत जो आवेश है अदिश राशि होती है, ये भी इसका गुणधर्म होता है। गुणधर्म ये भी समान आवेशों में प्रतिकर्षण, विपरीत आवेशों में आकर्षण होता है। तो सभी गुणधर्मों की यहाँ सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट गुणधर्म हैं उनकी हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला जो गुणधर्म है वो है वैद्युत आवेशों की योज्यता। तो हम बात करते हैं वैद्युत आवेशों की योज्यता, एडिटिविटी ऑफ चार्ज। एडिटिविटी ऑफ चार्ज। वैद्युत पहला जो गुणधर्म है आपका वो है वैद्युत आवेशों की योज्यता। वैद्युत आवेशों की योज्यता। देखो, वैद्युत आवेशों की योज्यता क्या होती है, मैं लिख सकता हूं एडिटिविटी TIVITY, एडिटिविटी ऑफ चार्ज।
वैद्युत आवेशों की योजना। देखो वैद्युत आवेशों की योजना क्या होती है कि सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो आवेश है एक अदिश राशि होती है। कैसी राशि होती है? अदिश राशि। आवेश कैसी राशि होती है? अदिश राशि होती है। जब ये अदिश है तो अदिश राशियों का मैं बता चुका हूँ 11वीं क्लास में, अदिश राशियों का जो गुणा योग किया जाता है, जोड़ योग किया जाता है, घटाव किया जाता है, ठीक है, वो सभी बीजगणितीय संक्रियाएं काम आती। कौन सी काम आती हैं? इन सभी में अदिश राशियों में कौन सी? बीजगणितीय संक्रियाएं काम आती हैं। कौन सी संक्रियाएं काम आती हैं? बीजगणितीय संक्रिया काम आती है। बीजगणितीय संख्याओं की तरह हम जोड़ेंगे, बीजगणितीय संख्याओं की तरह हम घटाएंगे। समझ में आई बात? ठीक है, तो आवेश अदिश राशि है और जब ये अदिश राशि है तो इसका ये किसका नियम का पालन करेगी? बीजगणितीय नियमों का क्या करेगी? ये पालन करेगी। तो योज्यता क्या होती है? योज्यता होती है कि किसी भी कोई भी निकाय है, समझ में आई बात? मान लिया ये कोई निकाय है, निकाय आप जानते हैं निकाय क्या होता है? एक पर्टिकुलर भाग, एक विशेष भाग जिसे अध्ययन के लिए चुना गया है, ठीक है, ये आपका कोई निकाय है। क्या है? निकाय। निकाय आप जानते हैं निकाय क्या होता है? एक पर्टिकुलर भाग होता है, एक विशेष भाग होता है जिसे अध्ययन के लिए चुना जाता है। समझ में आएगी बात? इस निकाय में बहुत सारे आवेश हैं, नाम देता हूँ। ये Q1 है, Q2 है, Q3 है, ठीक है, Q4 है, ठीक है, और Q5 है। ये माइनस के हैं 2 और ये प्लस के हैं डॉट डॉट डॉट, और भी Q6 देता हूँ। समझ में आएगी बात? ये कोई आपका निकाय हुआ, निकाय में बहुत सारे आवेश हैं। तो किसी भी निकाय योज्यता के, वैद्युत आवेशों की योज्यता के अनुसार किसी भी निकाय पर कुल आवेश, यदि इस निकाय का कुल आवेश निकालना है तो इस निकाय पर कुल आवेश, इस निकाय में उपस्थित जितने भी आवेश उपस्थित होंगे उन सभी आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होगा। किसके योग के बराबर होगा? बीजगणितीय। मैंने बताया आवेश कैसी राशि है? अदिश राशि। कैसी राशि है? अदिश राशि। और अदिश राशियों के जोड़ घटाव किसके? बीजगणितीय नियमों के अनुसार किए जाते हैं। किसके अनुसार किए जाते हैं? बीजगणितीय नियमों के अनुसार किए जाते हैं। मतलब अदिश राशियां बीजगणितीय संक्रियाओं का पालन करती हैं। तो यहाँ पर आवेशों का योग करेंगे, घटाव करेंगे, तो वो भी किसके अनुसार होगा? बीजगणित। अर्थात जो ऋणात्मक आवेश है उसका चिन्ह लेना है, जो धनात्मक आवेश है उसका भी चिन्ह लेना है। समझ में नहीं बात? ठीक है, तो मैंने बताया कि ये कोई निकाय है। निकाय वह भाग होता है जिसे हम अध्ययन के लिए चुना जाता है। तो मैंने इस पोर्शन को, इस भाग को अध्ययन के लिए चुना कि इसमें मैं आवेशों का अध्ययन कर रहा हूँ कि इस निकाय पर कुल कितना आवेश है। तो ये सिस्टम हुआ, और सिस्टम में बहुत सारे आवेश हुए, Q1, Q2, Q3। ये माइनस के हैं। किसके हैं? माइनस के हैं दोनों, माइनस के Q3, माइनस के Q4, Q5, Q6। समझ में आएगी बात? यदि इस निकाय पर कुल आवेश निकालना है तो योज्यता के अनुसार कुल आवेश सभी आवेशों के बीजगणितीय योग के क्या होगा? बराबर होगा। तो मैं कुल आवेश निकालूं Q बराबर में Q1 प्लस में Q2, ठीक है, और बीजगणितीय संख्याओं का जब योग करते हैं तो चिन्ह साथ में आता है, माइनस का है, ये माइनस का है, तो माइनस के Q3, ठीक है, माइनस के Q4, ठीक है, प्लस के Q5 और प्लस के Q6। समझ में आई बात? ठीक है, तो इस प्रकार से हम किसी भी निकाय पर आवेश निकाल सकते हैं, कुल आवेश निकाल सकते हैं। उन सब जितने भी आवेश हैं निकाय में उन सभी का हम क्या कर देंगे? बीजगणितीय योग कर देंगे। क्या कर देंगे? बीजगणितीय योग कर देंगे। तो इस प्रकार से निकाय में क्या आ जाएगा? कुल आवेश। यदि कुल आवेश, यदि Q बराबर में 0 प्राप्त हो जाता है तो वस्तु कैसी होगी? उदासीन होगी। कैसी होगी? उदासीन होगी। समझ में आई बात? ठीक है, यदि किसी निकाय पर आवेशों का योग किया और वो शून्य प्राप्त हुआ तो वस्तु कैसी प्राप्त होगी? उदासीन होगी। समझ में आई बात? ठीक है, तो ये आपका हुआ वैद्युत आवेशों की योज्यता। तो सबसे पहले आप गुणधर्म डालेंगे वैद्युत आवेशों की योज्यता और फटाफट लिखेंगे इसमें वैद्युत आवेशों की योज्यता।
वैद्युत आवेशों की योज्यता। देखो आवेश एक अदिश राशि होती है, आवेश एक अदिश राशि होती है। आवेश एक अदिश राशि होती है, अतः किसी निकाय पर कुल आवेश, अतः किसी निकाय पर कुल आवेश उसमें उपस्थित सभी आवेशों के, अतः किसी निकाय पर कुल आवेश उसमें उपस्थित सभी आवेशों के, अतः किसी निकाय पर कुल आवेश उसमें उपस्थित सभी आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है, बीजगणितीय योग के बराबर होता है, बीजगणितीय योग के बराबर होता है। माना किसी निकाय में, माना किसी निकाय में, माना किसी निकाय में Q1, Q2, Q3 डॉट 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 Qn आवेश हैं। माना किसी निकाय में Q1, Q2, Q3 डॉट 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 Qn आवेश हैं, तो निकाय पर कुल आवेश, तो निकाय पर कुल आवेश निकाल देंगे। Q बराबर में Q1 प्लस में Q2 प्लस में Q3 डॉट 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 Qn, ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा आप कुल आवेश निकालने का। समझ में आई बात? सब जो कुल आवेश है सभी आवेशों के किसके बराबर होगा? योग के बराबर होगा। कौन सा वो योग होगा? बीजगणितीय योग होगा। कौन सा योग होगा? बीजगणितीय योग होगा। ठीक है, नीचे लिखेंगे यदि किसी निकाय पर कुल आवेश शून्य है तो वह यदि किसी निकाय पर कुल आवेश शून्य है, यदि किसी निकाय पर कुल आवेश शून्य है तो वह निकाय उदासीन है, तो वह निकाय उदासीन होता है। यदि किसी निकाय पर कुल आवेश शून्य है तो वह निकाय उदासीन होता है, वह निकाय उदासीन होता है। जैसे मैं एग्जाम्पल की बात करूं, एक एग्जाम्पल लेते हैं, मैं एग्जाम्पल की बात कर लेता हूँ। ये कोई निकाय हुआ हमारे पास, ये कोई निकाय हुआ, इसमें बहुत सारे आवेश हैं। प्लस में 2Q, ठीक है, माइनस में 3Q, ठीक है, प्लस में 6Q, ठीक है, और माइनस में 2Q, यहाँ माइनस में आ जाएगा कोई ले 4Q, ठीक है, प्लस में 10Q, ठीक है। ये आवेश है इस निकाय में, तो यहाँ निकालेंगे निकाय का कुल आवेश, निकाय का कुल आवेश, और निकाय का कुल आवेश कैसे निकालेंगे? सभी आवेशों का क्या कर देंगे? बीजगणितीय योग करेंगे, और इसमें चिन्ह को हमेशा साथ ले जाता है, माइनस है तो माइनस, प्लस है तो प्लस, ठीक है। तो देखो कैसे लिखेंगे? Q बराबर में, ठीक है, Q बराबर में देखो ये है प्लस के 2Q माइनस के 3Q, ठीक है, यहाँ प्लस के 6Q, प्लस के 6Q माइनस के 3Q, ठीक है, माइनस के 4Q, कितने Q हैं? 4Q, और प्लस के कितने हैं? 10Q। समझ में आई बात? ठीक है, तो देखो प्लस के कितने हुए? 10, 12 और 6 18, और ये कितने हुए? 7, ठीक है। जब 18 में से 7 गए कितने बचेंगे? 11, किसके बचेंगे? प्लस के। तो Q बराबर कितना आ जाएगा? 11Q आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 11Q। ये क्या आ जाएगा? कुल। ये आ जाएगा टोटल। क्या आ जाएगा? टोटल आवेश आ जाएगा। समझ में बात? फटाफट इसको उतारो जल्दी भैया, जल्दी उतारेंगे इसको फटाफट। अगले गुणधर्म की बात करेंगे फिर। जल्दी उतारो ये इसको। हाँ, अगले गुणधर्म की बात कर लेते हैं। अगला जो गुणधर्म है वो है आवेशों की, वैद्युत आवेशों की निश्चलता।
अगला जो गुणधर्म है वो है वैद्युत आवेशों की निश्चलता। तो अगले गुणधर्म की बात करें तो जो दूसरा गुणधर्म है वो है वैद्युत आवेशों की निश्चलता। वैद्युत आवेशों की निश्चलता, इसकी हम बात कर लेते हैं। वैद्युत आवेशों की निश्चलता इसे कहते हैं इनवेरिएंस ऑफ चार्ज। क्या कहते हैं इसे? इनवेरिएंस ऑफ चार्ज। इनवेरिएंस ऑफ चार्ज, निश्चलता, वैद्युत आवेशों की निश्चलता। देखो इसमें बात करते हैं कि वैद्युत आवेशों की निश्चलता क्या होती है। सबसे पहली बात कि जो आवेश है, सबसे पहली बात आवेश है निर्देश तंत्र पर निर्भर नहीं करता। समझ में आई बात? इसका अर्थ बताएंगे अभी। आवेश निर्देश तंत्र पर निर्भर नहीं करता। किस पर निर्भर नहीं करता है? निर्देश तंत्र पर निर्भर नहीं करता। ठीक है, इसका मतलब है कि निर्देश तंत्र पर निर्भर नहीं करता है, मतलब है कि निर्देश तंत्र स्थिर अवस्था में है, निर्देश तंत्र गति कर रहा है, चाहे निर्देश तंत्र स्थिर अवस्था में हो चाहे गति कर रहा हो। समझ में आई बात? ठीक है, इसका मतलब है वेग पर निर्भर नहीं करता। किस पर निर्भर नहीं करता? वेग पर निर्भर नहीं करता है। किस पर निर्भर नहीं करता है? वेग पर निर्भर नहीं करता। ध्यान से सुनो भैया, आवेश निर्देश तंत्र पर निर्भर नहीं करता है, निर्देश तंत्र के चुनाव पर निर्भर नहीं करता है, अर्थात आवेश वेग पर निर्भर नहीं करता है। चाहे कोई वस्तु, मान लीजिए कोई वस्तु है, ये कोई वस्तु है, ठीक है, और इस पर 10 कूलम आवेश है। कितना आवेश है? 10 कूलम। और ये स्थिर अवस्था में, कैसी अवस्था में है? स्थिर अवस्था में है। ये वस्तु स्थिर अवस्था में है और इस पर कितना आवेश है? 10 कूलम आवेश है इस वस्तु पर। यदि इसी वस्तु को, ठीक है, इसी वस्तु को v वेग से, किससे? v वेग से गति कराई जाए, ठीक है, इसी वस्तु को v वेग से गति कराई जाए तो आवेश का मान अभी भी कितना रहता है? 10 कूलम रहता है। कितना रहता है? 10 कूलम रहता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है वस्तु चाहे स्थिर अवस्था में हो या गति कर रही हो, आवेश का मान अपरिवर्तित रहेगा। क्या रहेगा? आवेश का मान अपरिवर्तित रहेगा। ऐसा नहीं कि वस्तु स्थिर अवस्था में कुछ और आवेश है और गति करने लगी तो आवेश का मान बदल गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। वस्तु चाहे स्थिर अवस्था में हो चाहे गतिशील अवस्था में हो, ठीक है, हमेशा आवेश का मान क्या रहेगा? अपरिवर्तित रहेगा। जितना आवेश स्थिर अवस्था में है, ठीक है, उतना ही आवेश कैसी अवस्था में होगा? गतिशील अवस्था में होगा। अर्थात कह सकता हूं कि आवेश वेग पर निर्भर नहीं करता है। समझ में नहीं बात? आवेश वेग पर निर्भर नहीं करता है, या कह सकता हूं कि आवेश निर्देश तंत्र के चुनाव पर भी निर्भर नहीं करता है कि निर्देश तंत्र गतिशील अवस्था में है या निर्देश तंत्र स्थिर अवस्था में। समझ में? आप निर्देश तंत्र जानते हो सब, एक्स वाई जेड, ये सब क्या है? निर्देश तंत्र है। क्या है? निर्देश तंत्र है। तो कोई भी वस्तु स्थिर अवस्था में हो या गतिशील अवस्था में हो, हमेशा आवेश क्या रहेगा? अपरिवर्तित रहेगा। क्या रहेगा? अपरिवर्तित रहेगा। समझ में आई बात? ठीक है, इसे कहते हैं वैद्युत आवेशों की निश्चलता। क्या कहते हैं? वैद्युत आवेशों की निश्चलता। लेकिन एक बात है, थ्योरी ऑफ आइंस्टीन ने एक, ये आपको समझ में आया होगा, आइंस्टीन ने एक थ्योरी दी है, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, आपेक्षता का सिद्धांत, आपेक्षता का सिद्धांत। ठीक है, एक नोट डाल के मैं बता देता हूं आपको कि आवेश तो वेग पर निर्भर नहीं करता, लेकिन क्या द्रव्यमान निर्भर करता है? तो एक थ्योरी दी है, आइंस्टीन ने सिद्धांत दिया है आपेक्षता का सिद्धांत। आपेक्षता का सिद्धांत, एक सिद्धांत दिया है, ठीक है, किसने? आइंस्टीन ने एक सिद्धांत दिया है, आपेक्षता का सिद्धांत। ठीक है,
आपेक्षता का सिद्धांत क्या कहता है कि भाई आवेश तो निर्भर करता ही नहीं है, लेकिन जो आप द्रव्यमान है वो निर्भर करता है वेग पर, और उसका उसके लिए सूत्र दिया है और उसका फॉर्मूला होता है m बराबर में m नॉट, ठीक है, अंडर रूट में 1 माइनस में v स्क्वायर अपॉन में c स्क्वायर। इस फॉर्मूले के अनुसार, ठीक है, जो द्रव्यमान है वो निर्भर करता है। समझ में आई बात? ध्यान से सुनो आप कि मैंने बताया इसमें कि आप एक तरह सिद्धांत बताया मैंने कि कोई वस्तु स्थिर अवस्था में हो चाहे गतिशील अवस्था में हो, ठीक है, आवेश जितना स्थिर अवस्था में होगा उतना ही गतिशील अवस्था में होगा, अर्थात आवेश वेग पर निर्भर नहीं करता है। लेकिन इन केस द्रव्यमान, यदि द्रव्यमान देखा जाए तो एक सिद्धांत दिया है आइंस्टीन ने, आपेक्षता का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, और थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अनुसार किसी भी गतिशील पिंड का या किसी भी गतिशील वस्तु का आवेश द्रव्यमान निम्न अनुसार परिवर्तित होता है, ठीक है। उसके लिए फॉर्मूला दिया है m बराबर m नॉट अंडर रूट में 1 माइनस में v स्क्वायर माइनस में c स्क्वायर। समझ में आई बात? तो देखो यहाँ m नॉट क्या है, m नॉट है ब्राम द्रव्यमान, ब्राम अवस्था में कितना द्रव्यमान था, ये है आपका ब्राम द्रव्यमान, क्या है, ब्राम द्रव्यमान। समझ में आई बात? m नॉट है ब्राम द्रव्यमान, c क्या है, प्रकाश का वेग है, क्या है, प्रकाश का वेग। प्रकाश वेग कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। समझ में आई बात? और वेग क्या है, v क्या है, v है वस्तु का वेग, किसका वेग, वस्तु का वेग। समझ में आई बात? ठीक है। तो अब देखो, जब बहुत उच्च वेग से, जब कोई वस्तु बहुत अधिक वेग से लगभग में v बराबर में c, यदि वेग लगभग में c के बराबर हो जाए, यदि कोई वस्तु उच्च वेग से गति करती है तो देखो जब इसका मान बढ़ेगा तो ये पूरी संख्या बढ़ेगी, और जब पूरी संख्या को इसमें से घटाएंगे 1 में से तो ये संख्या घटेगी, और इसका अंडर रूट लेंगे तो ये मान और छोटा हो जाएगा। समझ में आएगी बात? ध्यान सुनो, जब v का मान बढ़ाएंगे तो v स्क्वायर अपॉन में c स्क्वायर का मान बढ़ेगा। समझ में आएगी बात? जब v का मान बढ़ाएंगे तो पूरी संख्या का मान क्या होगा, इसका बढ़ेगा, और जब इसको 1 में से घटाएंगे तो छोटा हो जाएगा मान, और जब इसका अंडर रूट लेंगे तो मान और छोटा हो जाता है। अंडर, जैसे 4 का मैंने रूट लिया, 4 का रूट 9 का 2 तो और मान छोटा हो गया, अंडर रूट लेने पर, वर्गमूल लेने पर मान और छोटा हो जाता है, ठीक है। तो देखो v का मान बढ़ाने पर, v का मान बढ़ाएंगे तो ये पूरी संख्या बढ़ेगी, पूरा मान बढ़ेगा। समझ में आएगी बात? और इसको 1 में से घटाएंगे तो मान छोटा हो जाएगा, ठीक है। जब मान छोटा होगा इसका अंडर रूट लेंगे तो मान और छोटा हो जाएगा। जब ये पूरी चीज छोटी हो जाएगी, ये घटेगी, तो m का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, वस्तु का द्रव्यमान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि ब्राम अवस्था में द्रव्यमान था m नॉट, कितना था, m नॉट, ब्राम अवस्था में द्रव्यमान कितना था, m नॉट। लेकिन एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बता रहा हूं मैं आपको कि ब्राम द्रव्यमान कितना था, m नॉट, ठीक है। लेकिन यदि कोई वस्तु उच्च वेग से गतिशील होती है तो उसका द्रव्यमान कई गुना ब्राम द्रव्यमान की तुलना में कई गुना बढ़ जाता है। समझ में आई बात? तो उसका द्रव्यमान ब्राम द्रव्यमान की तुलना में कई गुना बढ़ जाता है। तो यहाँ आपको समझ में आ रहा हो। लेकिन आवेश क्या होता है, अपरिवर्तित रहता है। लेकिन आवेश क्या होता है, अपरिवर्तित होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो एक बात है, Q और M, द्रव्यमान M और आवेश Q का अनुपात, ठीक है। यहाँ आपको ये पता चल गया। तो यहाँ पे दो चीज, एक चीज और आई, यहाँ बात करें हम, आवेश Q और M का अनुपात कहलाता है विशिष्ट आवेश। क्या कहलाता है, विशिष्ट आवेश। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है, ये कहलाता है विशिष्ट आवेश। क्या कहलाता है, विशिष्ट आवेश कहलाता है। Q और M का अनुपात, आवेश Q और द्रव्यमान M का अनुपात विशिष्ट आवेश कहलाता है। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि वेग में परिवर्तन करने पर, वेग में वृद्धि करने पर विशिष्ट आवेश पर क्या फर्क पड़ता है, विशिष्ट आवेश पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो जब वेग में वृद्धि करेंगे, ठीक है, तो द्रव्यमान बढ़ेगा। समझ में आई बात? अभी मैंने बताया, इस फॉर्मूले से बताया मैंने, m बराबर में m नॉट
और यहाँ 1 माइनस में v स्क्वायर बटे में c स्क्वायर का अंडर रूट, ये फॉर्मूला मैंने लगाया और इस फॉर्मूले से बताया जब v स्क्वायर बढ़ाएंगे तो ये पूरी संख्या बढ़ेगी और 1 में से घटाएंगे छोटी हो जाएगी संख्या और अंडर रूट लेने पे और छोटी हो जाएगी और जब और छोटी हो जाएगी तो m का मान बढ़ जाएगा। समझ में आई बात? जब m का मान बढ़ेगा तो ये पूरा मान क्या हो जाएगा? घट जाएगा। कहने का मतलब ये है कि वेग में वृद्धि करने पर विशिष्ट आवेश का मान घट जाता है। समझ में? वेग में वृद्धि करने पर विशिष्ट आवेश का मान क्या हो जाता है? घट जाता है। ठीक है, समझ में आई बात? तो आप तो हेडिंग डालेंगे आवेशों की निश्चरता। आप हेडिंग डालेंगे आवेशों की निश्चरता। हेडिंग डालो भैया आवेशों की निश्चरता, इनवेरियंस ऑफ चार्ज, इनवेरियंस ऑफ चार्ज। और इसमें लिखेंगे आवेश निर्देश तंत्र के चुनाव पर निर्भर नहीं करता। आवेश निर्देश तंत्र के चुनाव पर निर्भर नहीं करता। आवेश निर्देश तंत्र के चुनाव पर निर्भर नहीं करता। अर्थात आवेश वेग पर निर्भर नहीं करता। अर्थात आवेश वेग पर निर्भर नहीं करता। आवेश वेग पर निर्भर नहीं करता। वस्तु स्थिर हो या गतिशील अवस्था में हो, वस्तु स्थिर हो या गतिशील अवस्था में हो, आवेश का मान अपरिवर्तित रहता है। वस्तु स्थिर हो या गतिशील अवस्था में हो, वस्तु स्थिर हो या गतिशील अवस्था में हो, वस्तु गतिशील हो, वस्तु स्थिर हो या गतिशील अवस्था में हो, आवेश का मान अपरिवर्तित रहता है। तो यहाँ लिख सकते हैं आप विराम अवस्था में, विराम अवस्था में आवेश, विराम अवस्था में आवेश बराबर में गतिशील अवस्था में आवेश, गतिशील अवस्था में आवेश, विराम अवस्था में आवेश बराबर में गतिशील अवस्था में आवेश। तो यहाँ Q स्थिर बराबर में Q गतिशील। समझ में आई बात? ठीक है, जितना आवेश स्थिर अवस्था में होगा उतना ही आवेश किस अवस्था में होगा? गतिशील अवस्था में होगा। बेटा आवेश क्या रहता है? अपरिवर्तित रहता है, चाहे वस्तु स्थिर हो चाहे वस्तु कैसी हो? गतिशील हो। चाहे वस्तु स्थिर हो चाहे वस्तु कैसी हो? गतिशील हो। लेकिन यहाँ नोट डालेंगे, नोट डाल लिखेंगे एक नोट डालेंगे, नोट डालो और नोट में लिखेंगे उच्च वेग से गतिशील वस्तुओं के लिए आपेक्षता के सिद्धांत के अनुसार उच्च वेग से गतिशील वस्तुओं के लिए आपेक्षता के सिद्धांत के अनुसार द्रव्यमान निम्न प्रकार परिवर्तित होता है। उच्च वेग से गतिशील वस्तुओं के लिए आपेक्षता के सिद्धांत के अनुसार द्रव्यमान निम्न प्रकार परिवर्तित होता है। हाँ, m बराबर में m नॉट बटे में 1 माइनस में अंडर रूट में 1 माइनस में v स्क्वायर बटे में c स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है भैया। यहाँ आप लिखेंगे साइड में, यहाँ क्या है? m नॉट क्या है? m नॉट क्या है? वस्तु का विराम द्रव्यमान, वस्तु का विराम द्रव्यमान, वस्तु का क्या है? विराम द्रव्यमान। v क्या है? c क्या है? c आप जानते हैं प्रकाश का वेग, प्रकाश का वेग। और लिख देंगे कितना होता है? 3 गुणा 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, और v क्या है भैया? वस्तु का वेग, वस्तु का वेग। समझ में आई बात?
ठीक है। तो मैंने बताया जब वेग बढ़ेगा तो ये चीज पूरी चीज बढ़ जाएगी, पूरा मान बढ़ेगा और इसको 1 में से घटाएंगे तो मान घटेगा और अंडर रूट लेंगे तो मान और छोटा आ जाएगा। तो m का जब ये मान घट रहा है, पूरा वेग बढ़ाने पर ये मान घट रहा है, तो भैया m का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। समझ में आई बात, ठीक है। m का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। और यहाँ m क्या है, m है यहाँ गतिशील वस्तु का द्रव्यमान, m गतिशील वस्तु का द्रव्यमान। m क्या है, गतिशील वस्तु का द्रव्यमान, गतिशील वस्तु का द्रव्यमान। इसको उतारो फटाफट, जल्दी उतारो। इसको उतारो फटाफट जल्दी। हाँ, लिखेंगे अतः उच्च वेग से गतिशील, अतः उच्च वेग से गतिशील पोस्टर में लिखेंगे v लगभग में c के बराबर, v लगभग में c। अतः उच्च वेग से गतिशील वस्तुओं, अतः उच्च वेग से गतिशील वस्तुओं का द्रव्यमान विराम द्रव्यमान की तुलना में, अतः उच्च वेग से गतिशील वस्तुओं का द्रव्यमान विराम द्रव्यमान की तुलना में कई गुना बढ़ जाता है। अतः उच्च वेग से गतिशील वस्तुओं का द्रव्यमान विराम द्रव्यमान की तुलना में, विराम द्रव्यमान की तुलना में कई गुना बढ़ जाता है, लेकिन आवेश अप्रभावित रहता है, लेकिन आवेश अप्रभावित रहता है, लेकिन आवेश अप्रभावित रहता है, आवेश अप्रभावित रहता है। नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे आवेश Q, आवेश Q और द्रव्यमान m Q बटे में, आवेश Q और द्रव्यमान m का अनुपात Q बटे में m, आवेश Q और द्रव्यमान m का अनुपात Q बटे में m विशिष्ट आवेश कहलाता है, विशिष्ट आवेश, विशिष्ट आवेश कहलाता है, विशिष्ट आवेश कहलाता है। और वेग में वृद्धि करने पर, और वेग में वृद्धि करने पर विशिष्ट आवेश का मान, और वेग में वृद्धि करने पर विशिष्ट आवेश का मान घट जाता है, और वेग में वृद्धि करने पर विशिष्ट आवेश का मान घट जाता है, विशिष्ट आवेश का मान घट जाता है। वेग में वृद्धि करने पर विशिष्ट आवेश का मान घट जाता है। तो ये हुआ आपका गुणधर्म वैद्युत आवेशों की निश्चलता। अगला गुणधर्म देखते हैं, वैद्युत आवेशों का संरक्षण। वैद्युत तीसरा गुणधर्म है वैद्युत आवेशों का संरक्षण, वैद्युत आवेशों का संरक्षण, इसे कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, वैद्युत आवेशों का संरक्षण। ठीक है, तो वैद्युत आवेशों का संरक्षण क्या होता है? आपको मैंने बताया है
कि ऊर्जा संरक्षण का मैंने आपको नियम बताया कि ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है। ऊर्जा एक निकाय से दूसरे निकाय में क्या होती है, स्थानांतरित होती है। एक वस्तु से दूसरी वस्तु पे क्या होती है, स्थानांतरित होती है। ठीक है, तो ये मैंने आपको ऊर्जा संरक्षण का नियम 11th क्लास में बताया। सेम टू सेम है वैद्युत आवेशों का संरक्षण। जैसे ऊर्जा संरक्षण नियम का पालन होता है, उसी प्रकार से वैद्युत आवेश भी संरक्षण नियम का क्या करते हैं, पालन करते हैं। कैसे कि कोई किसी भी आवेश को ना तो नष्ट किया जा सकता है और ना ही उत्पन्न किया जा सकता है। आवेश केवल एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होता है। कह सकते हैं कि किसी भी निकाय का कोई भी बॉडी है और उस बॉडी का कुल आवेश हमेशा क्या नियत बना रहेगा। ठीक है, या जैसे कि नाभिकीय रिएक्शन होती है, ठीक है, युग्म उत्पादन अवक्रियाएं, बहुत सारी जो रिएक्शन होती है, अवक्रियाएं होती हैं, उनमें आवेश विभिन्न प्रक्रियाओं से गुजरता हुआ आवेश क्या बना रहता है, नियत बना रहता है। समझ में, अर्थात आवेश विभिन्न प्रक्रियाओं से यदि गुजारा जाए आवेश को, फिर भी आवेश क्या बना रहेगा, नियत बना रहेगा। समझ में बात। जैसे कि कांच की छड़ को यदि रेशम के कपड़े से, रेशमी कपड़े से रगड़ा जाता है तो कांच की छड़ पे धनावेश आता है और रेशमी कपड़े पर क्या जाता है, ऋणावेश। तो कांच की छड़ पर जितना धनावेश आएगा उतना ही रेशमी कपड़े पर क्या उत्पन्न हो जाएगा, ऋणावेश उत्पन्न हो जाता है। समझ में नहीं बात। कहने का मतलब इस पूरी प्रक्रिया में आवेश एक स्थान से दूसरे स्थान पर गया, एक स्थान पर जितनी कमी हुई आवेश की, दूसरे स्थान पर उतनी ही आवेश की क्या हो गई, वृद्धि हो गई। लेकिन टोटल कुल आवेश निकाला जाए तो कुल आवेश, यदि दोनों वस्तुओं में कुल आवेश निकाला जाए तो कुल आवेश हमेशा क्या बना रहेगा, नियत बना रहता है। क्या बना रहता है, कांस्टेंट होता है। क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो आवेश संरक्षण का नियम क्या कहता है कि आवेश किसी भी निकाय पर उपस्थित कुल आवेश हमेशा नियत रहता है। आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। समझ में आई बात। आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। आवेश केवल एक स्थान से, एक निकाय से दूसरे, एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर क्या होता है, स्थानांतरित होता है। समझ में आई बात। ठीक है, अब कहने का मतलब यह है कि आवेश एक स्थान से दूसरे स्थान पर, एक स्थान में जितनी कमी हुई आवेश की तो दूसरे स्थान पर उतनी ही आवेश में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। क्या हो जाती है, दूसरे स्थान पर क्या हो जाती है, आवेश की वृद्धि हो जाती है। जैसे बहुत सारी रिएक्शन होती है। एक रिएक्शन होती है युग्म विनाश अवक्रिया। इसमें क्या होता है कि एक इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन हुआ आपका, और इसका एक एंटी कण होता है जिस पर इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर ही आवेश होता है लेकिन धनात्मक आवेश होता है। तो बेटा ये तो हुआ इलेक्ट्रॉन। क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन। समझ में नहीं बात। ये तो हुआ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और ये इसे कहते हैं पॉजिट्रॉन। क्या कहते हैं, पॉजिट्रॉन। समझ में नहीं बात। इसे कहते हैं पॉजिट्रॉन। ठीक है, जब एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन आपस में टकराते हैं तो वो एक दूसरे का विनाश कर देते हैं और गामा तरंगें उत्पन्न होती है। कौन सी तरंगें, गामा तरंगें। ठीक है, ये कौन सी है, गामा कण। ये कौन सा कण है, गामा कण। समझ में नहीं बात। ठीक है, मैं आपको एक आवेश संरक्षण का एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ कि एक अवक्रिया होती है युग्म विनाश। युग्म विनाश और युग्म विनाश अवक्रिया के अंदर क्या है कि जब कोई इलेक्ट्रॉन अपने एंटी कण, समझ में, अपने एंटी कण, उसका एंटी कण होता है पॉजिट्रॉन। इस पॉजिट्रॉन, ये ऐसा कण है पॉजिट्रॉन जिस पर इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर ही, ये रेडियोएक्टिव कण होते हैं। पॉजिट्रॉन जब निकलते हैं, रेडियोएक्टिव पदार्थों से निकलते हैं, तो जब ये दोनों आपस में टकराते हैं, एक पॉजिट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन, तो ये एक दूसरे का क्या कर देंगे, विनाश कर देंगे और गामा किरणें उत्पन्न होंगी। तो देखो यहाँ आवेश दिखाना जाएगा, देखो माइनस के ई प्लस के ई। ठीक है, और बराबर में क्या है, यहाँ इधर निकाला जाए तो गामा किरणों का आवेश कितना होता है, शून्य। तो शून्य बराबर में शून्य। ठीक है, तो कुल आवेश क्या बना रहा, जहाँ अवक्रिया से पहले जब टकराए तो आवेश क्या था, अवक्रिया से पहले आवेश शून्य था और अवक्रिया के बाद में भी जब ये टकराए तो गामा किरणें उत्पन्न की तो फिर भी आवेश क्या है, शून्य है। समझ में नहीं बात। फिर भी आवेश क्या है, शून्य है। ठीक है, इसी प्रकार ये
जब गामा किरणें उच्च ऊर्जावान किरणें किसी द्रव्य से टकराती हैं तो ये किस में टूट जाती हैं, ये युग्म उत्पादन अभिक्रिया है, युग्म उत्पादन। ठीक है, युग्म उत्पादन में जब गामा किरण फोटोन है, ये गामा किरण फोटोन किसी सतह पर आपतित होते हैं तो ये दो भागों में टूट जाते हैं, एक इलेक्ट्रॉन बनता है और एक क्या बनता है, पॉजिट्रॉन बनता है। जस्ट इसकी अपोजिट जो क्रिया है वो युग्म उत्पादन है, और युग्म उत्पादन की अपोजिट क्या है, युग्म विनाश। इसमें भी गामा किरण पे आवेश 0 और यहाँ E माइनस के प्लस के, इस पे माइनस में आवेश तो माइनस E, इस प्लस में प्लस E। ठीक है, दोनों कट जाएंगे, बराबर क्या आएगा 0। तो देखो बाईं ओर आवेश क्या है 0 और दाईं ओर भी आवेश क्या है 0। तो निकाय का कुल आवेश क्या बना हुआ है, अभी भी शून्य बना हुआ है, शून्य है, मतलब कुल आवेश क्या है, नियत है। ठीक है, गामा किरण का आवेश बराबर में, जब गामा किरण दो भागों में टूटा, एक इलेक्ट्रॉन में और एक पॉजिट्रॉन में, फिर भी आवेश क्या है, नियत है। और एग्जांपल होता है, देखो एग्जांपल होता है 92 यूरेनियम 34, 92 यूरेनियम 238 है। ठीक है, 92 यूरेनियम 238। ठीक है, जब 92 यूरेनियम 238 है, इस पे न्यूट्रॉनों की बौछार की जाती है, किसकी, न्यूट्रॉनों की बौछार की जाती है, तो ये टूटता है जब 92 यूरेनियम 238, ये 90 थोरियम, इसमें 90 थोरियम 234 प्लस में एक अल्फा कण बाहर निकल जाता है 2He4। समझ में बात। ठीक है, और द्विआयनित हीलियम कण में बता चुका हूँ, द्विआयनित हीलियम कण क्या होते हैं, अल्फा कण होते हैं। तो ये हुए भैया अल्फा कण, क्या हुए, अल्फा कण। अब देखो यहाँ कुल आवेश कितना हुआ 90E, और यहाँ देखो 90E प्लस में 2E, तो बराबर में कितना हुआ 92E। यहाँ 92E और यहाँ भी 92E, तो बाईं ओर का आवेश दाईं ओर के आवेश के क्या है, बराबर है। इसलिए हम कह सकते हैं कि किसी भी निकाय का कुल आवेश क्या बना रहता है, नियत बना रहता है। आवेश को विभिन्न प्रक्रियाओं से गुजारने पर भी, किसी भी निकाय को विभिन्न प्रक्रियाओं से गुजारने पर भी उस निकाय का आवेश क्या बना रहेगा, नियत बना रहेगा। और इसे क्या कहते हैं, ऊर्जा संरक्षण का, आवेश संरक्षण का नियम कहते हैं। ठीक है, दोबारा सुनो एक बार। आवेश संरक्षण के नियम के अनुसार किसी भी निकाय पर उपस्थित कुल आवेश नियत बना रहता है, क्या बना रहता है, नियत बना रहता है। अर्थात आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। ठीक है, आगे इसको लिखाएंगे नेक्स्ट लेक्चर में, समझ में आएगी बात।